इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोग एक बड़े से सैटेलाइट की मदद से पूरी दुनिया का क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर इसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। इस मूवी का नाम है जियोस्टॉर्म, जो 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट कई बार लोगों को क्लाइमेट चेंज की वार्निंग देते हैं, जो कि इग्नोर कर दी जाती है, और इसलिए 2019 में ढेर सारा तूफान, टॉर्नेडोज, बाढ़, सुनामी जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स आई, जिससे हमारे प्लेनेट में हर जगह डिस्ट्रक्शन देखने को मिली। जिसके बाद दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को स्टॉर्म्स को न्यूट्रलाइज करने का एक तरीका मिला। वेदर के बेसिक एलिमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए हजारों सैटेलाइट्स को मिलाकर डच बॉय को बनाया गया, जिसमें से ढेर सारे काउंटर मेजर्स को अर्थ पर गिराकर वेदर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसे जेक नाम के चीफ आर्किटेक्ट ने बनाया था। यह ऑपरेशन अभी यूएस का है, लेकिन 3 साल बाद डच बॉय को एक इंटरनेशनल काउंसिल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जेक के खिलाफ यूएस सब कमेटी में एक सुनवाई होती है, क्योंकि उसने एक इंस्पेक्टर के मुंह पर मुक्का मारकर डच बॉय को बिना अथॉरिटी किए ऑनलाइन कर दिया था। जेक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता और उनसे बहस करने लगता है। उसका भाई मैक्स, जो कि वही बैठा था, वो उसे मैसेज करके बहस करने को मना करता है, लेकिन जेक उसे इग्नोर करता है। कमेटी उसके एक्सप्लेनेशन को इग्नोर करते हुए कहती है कि वो लोग वहाँ अपना स्टाफ भेजेंगे, जिससे वो जेक की एक्टिविटीज पर नजर रख सके, और जेक को अपने पुराने स्टाफ मेंबर्स में से कुछ लोगों को निकालना भी होगा। मीटिंग के बाद वो अपने भाई से मिलता है, जो कि यूएस सेक्रेटरी के लिए काम करता है, और अब उसे ही डच बॉय का इंचार्ज चूज किया गया है। मैक्स अपने भाई जेक को इस प्रोजेक्ट से निकाल देता है। जेक उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। 3 साल बीत जाने के बाद अफगानिस्तान में यूएन की टीम को अपने स्कैनर्स में अजीब सी रीडिंग मिलती है। उन्हें वहाँ चेक करने पर पता चलता है कि वो पूरी जगह बर्फ से जम चुकी है और सब लोग भी मर चुके हैं। यहाँ की एक वीडियो रिकॉर्ड करके यूएस प्रेसिडेंट और उसकी टीम को भेजी जाती है, जिसे सीक्रेट रखा जाने को कहा जाता है। वहाँ ऐसा एविडेंस है कि ये सब डच बॉय की वजह से हुआ, लेकिन पॉलिटिशियंस इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि मीडिया इसके पीछे पड़ जाएगी। मैक्स सजेस्ट करता है कि डच बॉय पर किसी को माल फंक्शन चेक करने के लिए भेजना जाना चाहिए, जिस पर डेकॉम कहते हैं कि उसे जेक को दोबारा जॉब पर रख कर भेजना चाहिए, क्योंकि स्टेशन को जेक से बढ़िया और कोई नहीं जानता। हम देखते हैं कि डच बॉय की जिस सैटेलाइट की वजह से अफगानिस्तान में वो हुआ, वो वापस आती है। एक इंजीनियर को उसमें एक अजीब सी हार्ड ड्राइव मिलती है, वो उसकी कॉपी रखकर उसे एक लॉकर में छुपा देता है। वापस जाते समय जब वो एक खाली कमरे में जाता है, तभी उसका दरवाजा बंद हो जाता है और उसकी खिड़की टूट जाती है। वो इंजीनियर स्पेस में जाकर मर जाता है। अगले दिन मैक्स अपने भाई से मिलता है, जिसका डिवोर्स हो चुका है, और उसकी बेटी हैना भी उसके साथ रहती है। जेक उससे बात नहीं करता, तो मैक्स उसे अफगानिस्तान और डच बॉय में इंजीनियर के एक्सीडेंट के बारे में बताता हुआ प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन जेक साफ साफ मना कर देता है। मैक्स कहता है कि जेक की इन्वेंशन की वजह से इतने लोग मरे हैं। दूसरी तरफ हांगकांग में पैसिफिक क्लाइमेट का काउंसिल लॉन्ग अफगानिस्तान के इंसिडेंट के बारे में कुछ अजीब देखकर मैक्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं हो पाती। कुछ देर बाद जब वो मार्केट से सब्जी लेने जाता है, तो वो तेज गर्मी फील करता है। गर्मी इतनी थी कि एक कैट फ्रिज के अंदर जाने की कोशिश करता है, और जब गलती से लॉन्ग अपने अंडे जमीन पर गिरा देता है, तो वो फ्राई होने लगते हैं। तभी वो देखता है कि जमीन हिलने लगती है और अचानक नीचे से आग निकलने लगती है, जिससे वहाँ आग लगने लगती है। वो फटाफट अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। रोड्स में आग लगने लगती है और बिल्डिंग्स गिरने लगती है। वो एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ टेम्परेचर नॉर्मल होता है। वहाँ खड़ा वो देखता है कि ऑलमोस्ट पूरा हांगकांग खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब जेक जाने लगता है, तो उसकी बेटी रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जेक वापस नहीं लौटेगा, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो जरूर आएगा। जेक शटल से डच बॉय में पहुंचकर काफी खुश होता है। वो वहां बाकी टीम से मिलता है, जिन्हें लगता है कि हांगकांग में वो इंसिडेंट गैस एक्सप्लोजन की वजह से हुआ, कि न्यूज में भी यही बताया गया है। लेकिन जेक को लगता है कि अफगानिस्तान और हांगकांग के इंसिडेंट किसी सेम वजह से हुआ है। अर्थ पर मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जो कि प्रेसिडेंट सीक्रेट सर्विस का हिस्सा है। मैक्स को लॉन्ग का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसने हांगकांग वाले इंसिडेंट से पहले काफी हीट को फील कर लिया था, जिसका मतलब ये है कि वो गैस पाइप एक्सप्लोजन की वजह से नहीं हुआ। उसने डच बॉय को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका अकाउंट ब्लॉक हो चुका था। तब मैक्स को भी पता चलता है कि उसका भी अकाउंट ब्लॉक हो गया है। उन्हें शक होता है कि कोई सिस्टम के डिफेक्ट को छुपाने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से इस तरह की चीजें हो रही है। लॉन्ग लॉग इन करने का ट्राई करता है, तभी लाइट चली जाती है और वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। लॉन्ग जाकर छुप जाता है और देखता है कि यूएस एजेंट्स
उसका कंप्यूटर और सारा पेपर वर्क अपने साथ ले जाते हैं। डच बॉय में जेक को पता चलता है कि अफगानिस्तान के लॉग्स में कुछ माल फंक्शन था, इसलिए वो टीम को बाकी सैटेलाइट्स के लॉग्स चेक करने को भी कहता है। अगले दिन मैक्स डाना से मिलता है जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जिससे वो उसके ब्लॉक्ड अकाउंट को चेक करने के लिए कहता है। तो दाना कंफर्म करती है कि किसी ने जानबूझकर इसे खराब किया है। मैक्स वीडियो कॉल में जेक को बताता है कि किसी ने जानबूझ के दोनों इंसिडेंट्स को अंजाम दिया है। जेक इस बात से खुश होता है कि उसके डच बॉय की कमी की वजह से ये नहीं हुआ। मैक्स उसे हांगकांग की सैटेलाइट को ठीक करने को कहता है। हांगकांग वाली सैटेलाइट वहां आती है, लेकिन अचानक वहां एक रोबोट आर्म उसे पकड़ के उसे इधर से उधर पटक के फेंक देता है, जिससे सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसी वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट होता है, जिससे सारी ड्राइव जल जाती है और अब वो लोग ये चेक नहीं कर पाएंगे कि वो सैटेलाइट करप्ट किस वजह से थी। दसेट हबीब की डेथ की वीडियो दिखाते हुए बताता है कि जो पैनल्स एक्सप्लोड हुए थे उनमें ड्राइव्स भी थी और उनमें से एक ड्राइव बाहर कम्युनिकेशन टावर में अटक रखी है। जेक और फासबेंडर उसे लेने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन अचानक जेक के सूट में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिससे वजह से अब वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो स्टेशन से टकरा जाता है। इसलिए वो अपने जेट पैक को इजेक्ट करके एक वायर को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद फासबेंडर उसे वापस अंदर ले आती है। जेक उसे बताता है कि उसने लेबल से ड्राइव निकाल ली थी, लेकिन वो अपनी बाकी टीम को नहीं बताया क्योंकि उसे लगता है कि उनमें से किसी ने उसके सूट को खराब किया। ड्राइव चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर ये चीज करवाई है। जेक लॉगिन हिस्ट्री चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक्ड है। दूसरी तरफ मैक्स और सारा से मिलने लॉन्ग आता है, लेकिन उसे कोई जानबूझकर कार के आगे धक्का देकर भाग जाता है। सारा उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी कार में भाग जाता है। लॉन्ग मरने से पहले मैक्स को उन्हें आखिरी शब्द ज़्यूस कहता है। जेक मैक्स को कॉल करके अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगने के बाद उसे अपने बचपन की किसी कहानी के जरिए कुछ बताने की कोशिश करता है, जिससे मैक्स समझ जाता है कि वो सीक्रेटली उसे कुछ बताना चाहता है। मैक्स डाना के पास जाकर उसके वीडियो मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि जेक उसे बताना चाहता था कि इन सब चीजों में गवर्नमेंट का कोई ऊपर लेवल का आदमी इन्वॉल्व है और उसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैक्स डाना को प्रोजेक्ट ज़्यूस को चेक करने के लिए कहता है, लेकिन वो फाइल हाई सिक्योरिटी में लॉक्ड है, जिससे हैक नहीं किया जा सकता। जब सारा अपने घर पहुंचती है तो उसे लगता है उसके घर पर कोई है। वो जल्दी से अपनी गन निकालती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ मैक्स और दाना होते हैं। मैक्स सारा से प्रोजेक्ट ज़्यूस की इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगता है। पहले तो वो मना करती है, लेकिन जब मैक्स उसे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो उसे बता देती है। डच बॉय में जेक और फासबेंडर को सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि हबीब ने अपने लॉकर में कुछ छुपाया था, लेकिन चेक करने पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहाँ डसेट अपनी गन लिए के आता है। जेक समझ जाता है कि डसेट भी हबीब के कातिल को ढूंढ रहा है। जब उन्हें ये पता चलता है कि वो सब एक ही साइड में है, डसेट उन्हें हबीब के लॉकर का सामान देता है जो उसने अलग जगह रख दिया था। उसमें एक ड्राइव थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि किसी ने स्टेशन के सिस्टम में जानबूझकर वायरस डाला था। इधर सारा के लॉगिन क्रेडेंशियल्स से प्रोजेक्ट ज़्यूस ओपन करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर वो स्ट्रॉम करवाए थे। उसके बाद मैक्स जेक को बताता है कि कोई जानबूझकर डच बॉय का यूज सिटीज को अटैक करने के लिए कर रहा है। जेक भी इस बात को कंफर्म करते हुए वायरस के बारे में बताता है। वो मैक्स को डच बॉय को टेम्पररी शट डाउन करने के लिए कहता है। मैक्स एग्री करता है, लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि सिर्फ प्रेसिडेंट पाल्मा के पास ही किल कोड्स है। जेक को पाल्मा पर बिलीव नहीं है, सिर्फ उसके पास उनके अकाउंट्स ब्लॉक करने की पावर है। मैक्स जेक को डच बॉय का ध्यान रखने को कहता है और वो तब तक किल कोड्स लगाने की कोशिश करेगा। कुछ देर बाद जब प्रेसिडेंट पाल्मा एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो मैक्स सारा से मिलकर वो उसे कोड्स चोरी करने के लिए कन्विंस करता है। मैक्स उनके प्लेन में जाने के लिए बहाना बनाता है। वो भी उनके साथ आना चाहता है क्योंकि उसे अपने डैड से मिलने जाना था। इधर डच बॉय में वार्निंग मैसेजेस आने लगते हैं कि 200 सैटेलाइट्स माल फंक्शंस हो चुके हैं, जिससे वजह से अर्थ में कई जगह बड़े हेल स्टॉर्म आने लगते हैं। रियो में सुनामी आ जाती है, इसी तरह तूफान आने लगते हैं। जेक उसे शट डाउन नहीं कर पाता, तो वो रियो सिटी को तबाह होने से पहले उसे दूसरी सैटेलाइट से रिप्लेस कर देता है। लेकिन तभी दूसरा अलर्ट आता है कि जियो स्टॉर्म स्टार्ट हो चुका है। मैक्स ये न्यूज देखता है और उसके टैबलेट में भी ये अलर्ट आता है कि अगला स्टॉर्म फ्लोरिडा में ही आएगा। डेकॉम उसके पास आकर उसे कहता है कि उसे पता है कि उसके फादर काफी पहले मर चुके हैं और वो उसकी इंटेंशन जानना चाहता है, जिस पर मैक्स उसे बताता है कि इन सब स्टॉर्म्स के पीछे प्रेसिडेंट का हाथ है। लेकिन डेकॉम उसे बताता है कि जिस कोड को वो ढूंढ रहा है ना, वो है ही नहीं।
प्रेसिडेंट की आंखें और फिंगरप्रिंट से ही हमें इसे शट डाउन कर सकते हैं। यहाँ डच बॉय में सब लोग हैरान हो जाते हैं जब स्टेशन में सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मोड अपने आप शुरू हो जाता है, जो कि सिस्टम लॉक होने की वजह से कैंसिल नहीं हो सकता। जेक समझ आता है कि ये काम डंकन का है। जेक स्टेशन खाली करने के लिए बोलता है और डंकन को पकड़कर मारने लगता है। डंकन उस पर गन तानकर एक्सेप्ट करता है कि उसने गवर्नमेंट के कहने पर ये सब किया और वो एक विंडो पर शूट कर देता है जो चटक जाता है। उसके टूटने से पहले जेक दूसरे रूम में चला जाता है और डंकन स्पेस में गिर जाता है। फ्लोरिडा में डेक को मैक्स को एक रूम में ले जाते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट से हम यहाँ बात करेंगे, लेकिन वो उस पर गन तान देता है। असल में असली बदमाश तो डेककॉम ही है। प्रेसिडेंट तो इन सब बातों से अनजान है, वो उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन मैक्स वहाँ से भागकर सारा को बताता है कि यहाँ स्ट्रॉम आने वाला है जिससे सब मरेंगे और डेककॉम को सारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से छुटकारा मिल जाएगा। अब उनके पास एक ही रास्ता था, उन्हें प्रेसिडेंट को किडनैप करना होगा। मैक्स पार्किंग में जाकर कार रेडी रखता है और सारा हवा में शूट करती है, ये प्रिटेंड करते हुए कि कोई भीड़ में कोई पाल्मा को शूट करने वाला था। सारा और एक बॉडीगार्ड पाल्मा को ले जा रहे होते हैं कि सारा उस बॉडीगार्ड को मारकर पाल्मा को सेल्फ ड्राइविंग कार में ले जाती है। स्टेशन में सब लोग निकलने लगते हैं और जियो स्ट्रॉम अर्थ को हिट कर चुका होता है। मुंबई में टॉर्नेडोज आ जाता है, मॉस्को में हीट वेव आ जाती है, दुबई में सुनामी आ जाती है। स्टेडियम के फटने से पहले सारा प्रेसिडेंट को वहां से ले जाती है। डेककॉम भी वहां से निकलकर अपने आदमियों को पाल्मा को अटैक करने भेजता है। मैक्स पाल्मा को सब कुछ बता देता है। वहां जगह जगह बिजली गिर रही होती है जिससे बचते हुए सारा ड्राइव कर रही होती है। डेककॉम के आदमी उन्हें भी शूट कर रहे थे। सारा उल्टी ड्राइविंग करते हुए उन्हें शूट करती है और उनकी कार को टक्कर मारती है जब एक बिजली उनकी कार पर गिरती है। डेककॉम और उसका बॉडीगार्ड रॉकेट लॉन्चर से प्रेसिडेंट की कार उड़ा देता है, लेकिन सारा पीछे से उस पर गन रख देती है। वो कार सेल्फ ड्राइव से खुद चल रही थी। पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। डेककॉम पाल्मा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा उनके दुश्मनों को हराने के लिए किया था। वो मैक्स के भाई की इंसल्ट करता है तो मैक्स उसे मुक्का मारता है। जेक की बेटी न्यूज देखकर रोने लगती है कि डच बॉय खत्म होने जाने वाला है, जिसके अंदर उसके पापा भी है। तो जेक वही रुकने का डिसाइड करता है क्योंकि स्टेशन को मैन्युअली ही रिबूट किया जा सकता है। फैसबेंडर रुकने की जिद करती है, लेकिन वो उसे भेज देता है। पाल्मा स्पेस सेंटर पहुंचकर किल कोड्स एक्टिवेट करता है, लेकिन उससे सेल्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं रुक सकता। दोनों भाई रोते हुए फाइनली गुड बाय कहते हैं। मैक्स हैना को ध्यान रखने का प्रॉमिस करता है। जेक अपना स्पेस सूट पहनकर कंप्यूटर पर जाकर कोड डालता है, लेकिन वो चलता नहीं तो पीछे से फैसबेंडर आ जाती है जो गई नहीं थी। वो कोड डाल के सिस्टम को रिबूट करती है। फैसबेंडर वायरस को हटा देती है और जेक सैटेलाइट को शट डाउन कर देता है, जिससे जियो स्टॉर्म रुक जाता है। तभी वहां धमाका हो जाता है और वो दोनों उड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। जेक अपने बनाए हुए क्रिएशन को खत्म होते हुए देखता है और वहां उसे एक सैटेलाइट दिखती है जिसके अंदर वो लोग चले जाते हैं, लेकिन धमाके की वजह से नासा का कांटेक्ट उनसे टूट जाता है। लेकिन अचानक उन्हें एक लाइट जैसी चीज दिखती है। ये उनका सैटेलाइट था जो एक इवैक्यूएशन शटल में लग जाता है और कुछ देर बाद वो अर्थ पर पहुंच जाते हैं। दोनों भाई दोबारा मिलकर हक करते हैं। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि जेक, मैक्स और हैना फिशिंग करते हैं जो उन्हें बोरिंग लगती है। जेक एक हफ्ते में स्पेस में एक नया स्टेशन बनाने जाएगा। वो अपनी फैमिली से प्रॉमिस करता है कि वो वापस जरूर आएगा और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।